नमस्कार, गुड इवनिंग। बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का इस शानदार सेशन में। और इस सेशन में हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आए हैं और हर जगह जीवन के हर क्षेत्र में ये प्रासंगिक विषय और प्रासंगिक व्यक्तित्व के धनी महात्मा गांधी जी के साथ संबंधित है। तो आप लोग इस सेशन में आइए, जुड़िए और जानिए कि क्या उनके दर्शन थे, क्या उनकी विचारधाराएं थी और किस प्रकार उन्होंने हमारे जीवन में बदलाव लाने के लिए प्रयास किए और हमारे को आजादी तक उन्होंने अग्रसर कराया। तो बहुत कुछ जानेंगे। तो चलिए एक छोटे से परिचय के साथ शुरुआत करें क्लास की। तो बहुत स्वागत है आप सभी लोग का इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी में और उसके सेक्शन यूपी पीएससी एंड यूपी ट्रिपल एससी में। मैं आप सभी लोग का बहुत स्वागत करता हूं और मेरा नाम प्रशांत शुक्ला है। मैंने एमए किया है लोक प्रशासन विषय से। साथ में मैं एलएलबी हूँ। 4 सालों का टीचिंग एक्सपीरियंस उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं क्रम में वैकल्पिक विषय लोक प्रशासन और जीएस मेंस पेपर 2 यहाँ पर मैं आपके लिए लेकर आता हूँ। अनअकैडमी किसी भी कोर्स में एडमिशन लेने के लिए मेरा कोड PS10 आप लोग प्रयोग करें। 10% का आप लोगों को डिस्काउंट और ऑफर मिलेंगे। ऑफर के तहत आपको फिलहाल मिल रहा है 12 महीने पर 2 एक्स्ट्रा महीने और 24 महीने पे 3 एक्स्ट्रा महीने। यानी कि इस टाइम पे लिमिटेड पीरियड ऑफर है। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा एक और तरीका है अनअकैडमी जुड़ने का, वो है स्कॉलरशिप टेस्ट। हर संडे को स्कॉलरशिप टेस्ट का आयोजन कराया जाता है। रैंक 1 से लेकर रैंक 25 तक के बच्चों को अलग अलग स्कॉलरशिप्स के माध्यम से प्लस का सब्सक्रिप्शन यहाँ पर उपलब्ध। बात करें एक फ्री टेस्ट सीरीज की, तो गुरु नेतृत्व नाम से एक टेस्ट सीरीज आती है। इसमें टॉपिक वाइज इकोनॉमिक, ज्योग्राफी, करंट, पॉलिटी, हिंदी सभी टेस्ट पूरी तरीके से फ्री आपको प्लस पर मिलते हैं। इसको अनलॉक करने के लिए आप लोग मेरा कोड PS10 प्रयोग करके टेस्ट सीरीज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कुछ और फीचर्स जो अनअकैडमी पे आपको मिलते हैं, उसमें मिलता है आपको घर बैठ के पढ़ने का शानदार मौका, अनलिमिटेड एक्सेस सभी कोर्सेज पे, टॉप एजुकेटर इंडिया के एक ही प्लेटफॉर्म पे कंप्लीट सिलेबस कवर कराया जाता है। कंप्लीट एग्जाम की प्रिपरेशन यहाँ पर आपको मिलती है। रेगुलर डाउट सेशन यहाँ पर उपलब्ध है। हर चौथी क्लास, फोर्थ क्लास जो होती है डाउट सॉल्विंग और रिवीजन क्लास होती है। लाइव टेस्ट सीरीज है, फ्री क्विजेस हैं और लाइव टेस्ट सीरीज में पार्टिसिपेट अनलॉक करने के लिए मेरा कोड PS10 के माध्यम से आप इसको अनलॉक कर सकते हैं। स्टडी मटेरियल PDF फॉर्मेट में मिलता है। आंसर राइटिंग सेशंस आपको यहाँ पे उपलब्ध है। मेंटरशिप गाइडेंस प्रोग्राम आपको यहाँ पर मिलता है अगर आपको किसी प्रकार की परीक्षा की तैयारी के दौरान कोई समस्या आ रही तो। दो महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज की शुरुआत हो चुकी है। एक 19 जून से प्रगति नामक टेस्ट सीरीज है RO के लिए सुबह 10 बजे से, और लक्ष्य नामक टेस्ट सीरीज शुरू हो चुकी है। ये मेंस की टेस्ट सीरीज है TCS 2021 वालों के लिए। 27 जून से ये शुरू हो रही है। आप लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप लोग मुख्य परीक्षा में शामिल होना का विचार बना रहे हैं और आप चाहते हैं कि 2021 की मुख्य परीक्षा आप बहुत शानदार दे सकें, तो आप ये लक्ष्य नामक टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करें। मेंस के लिए कुछ बैच कोर्सेज देखिए, सबसे बढ़िया एक ऑप्शनल सब्जेक्ट बहुत ही कम फीस में आपको अनअकैडमी ऑप्शनल उपलब्ध करा रही है। पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, हिंदी लिटरेचर, हिस्ट्री और फिलोसफी, ये सारे ऑप्शनल अभी संचालित हो रहे हैं और भी भविष्य में ऑप्शनल यहाँ पे जुड़ेंगे। तो आप अपने ऑप्शनल की तैयारी भी यहाँ पर जुड़कर कर सकते हैं। सारे टॉप एजुकेटर्स अपने सेक्शन के अपने अपने ऑप्शनल को यहाँ पर करा रहे हैं। बात करें एक नए बैच की जो कि 25 जून यानी आज से ही शुरू हुआ है। प्रारंभ नामक बैच है ये लोअर PCS जो अगली वैकेंसी आने वाली है उसके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा और जो लोअर का मेंस आने वाला है वहां पर भी बहुत कामयाब ये आपके लिए रहेगा। आपको इंडियन पॉलिटी के सेक्शन में यहाँ पर 15 जुलाई से उपलब्ध कराऊंगा इस सेक्शन में, तो आप लोग ज्वाइन कर लें इस बैच को। इसी प्रकार लक्ष्य 2022 नामक एक बैच है जिसमें 12 महीने का प्रीलिम्स का मेंस का बैच है। ये 30 जून से प्रारंभ हो रहा है। इस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी तैयारी को जो है आप एक बेहतर दिशा में पहुंचा सकते हैं। तो चलिए हम लोग अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं और कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। एक बार लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। आप लोग थोड़ा सा डाउट होता है बच्चों में, सर अपर सबऑर्डिनेट, लोअर, SI, पेट, लेखपाल, बी और ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए क्या हमें अलग अलग कोर्सेज में एडमिशन लेना होगा या अलग अलग फीस देनी होगी? तो मैं आपको बताऊं, नहीं, आपको सिंगल सब्सक्रिप्शन लेना है बस यूपी PSC एंड यूपी ट्रिपल एससी का, और एक सभी कंबाइंड चीज इसमें आपको देखने को मिलती है। 12 जिसमें हम रिकमेंडेड बैच मेरी तरफ से 12 महीने और 24 महीने का है। 12 महीने की फीस मात्र 7,000 रुपए और मेरे रेफरल कोड में आप यूज करते हैं PS10 कोड तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाता है। फीस हो जाती है 6,300 रुपए और 24 महीने की फीस मात्र 8,400 रुपए। मेरा रेफरल कोड PS10 यूज करेंगे आपकी फीस घट के हो जाएगी 7,560 रुपए और वर्तमान में 12 पे 2 एक्स्ट्रा महीने और 24 पे 3 एक्स्ट्रा महीने आपको सब्सक्रिप्शन मिल रहा है। गुड इवनिंग अंकुर, बहुत स्वागत है आपका। जो लोग बिहार और उत्तर प्रदेश कंबाइंड तैयारी करते हैं उनके लिए एक शानदार ऑफर है। 6 महीने, 12 महीने, 24 महीने का कॉम्बो सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं जिसमें आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाता है मेरे कोड को प्रयोग करने के बाद, क्योंकि 67th वैकेंसी BPSC की आने वाली है और उसमें भी 1000+ वैकेंसी होंगी और आपके PCS में भी बहुत सारी वैकेंसी है। तो दोनों की तैयारी आप साथ साथ कर सकते हैं। ये टेलीग्राम चैनल है संपूर्ण PCS
तैयार कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। लेट्स ट्राई क्यूपी एग्जाम, इसको ज्वाइन कर लीजिए आप लोग, जिसमें आपको पीडीएफ नोट्स और क्लास के नोटिफिकेशन मिलता रहे। विनीत कुमार, स्वागत है आपका। चलिए, तो अभी हम लोग क्लास कर रहे हैं अपनी यूट्यूब पर गांधी जी से संबंधित। आप ध्यान दीजिएगा, पत्र लेखन पर एक विशेष क्लास आज आपको मिलेगी। कांस्टेबल की वैकेंसी जल्दी आएगी, जान ही रहे, चुनाव है अंकुर, बहुत जल्द आ जाएगी। तो पत्र लेखन पे क्लास करेंगे रात 9 बजे इसी चैनल पर। इसके साथ 7:30 बजे मेरी जीके जीएस की करंट क्लास आती है अनअकैडमी ऐप पर, और 8:15 बजे करंट अफेयर की क्लास आती है अनअकैडमी ऐप पर। दोनों आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, पूरी तरीके से फ्री है सभी क्लासेस। लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा आप लोग। चलिए, आइए जानते हैं महात्मा गांधी के बारे में। महात्मा गांधी नाम आप लोग जानते होंगे, सुने होंगे, हमारे राष्ट्रपिता हैं। उनसे संबंधित सभी फैक्ट पर बात करेंगे और उनके क्या दर्शन, क्या विचारधाराएं थी, इन सब चीजों को जानने का प्रयास जो है हम लोग यहाँ पर करेंगे। शुरुआत करते हैं। चलिए, तो एक एक फैक्ट को देखते हुए चलेंगे। आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। आप लोग देखिए, ये जो टॉपिक है, आप सोच रहे हो कहाँ काम आएगा, मैं आपको बताऊं। गांधी जी, आप पेपर उठा के देखिए अपने कोई से, प्री में भी सवाल वहां से आपको मिलते हैं, मेंस में भी आपको वहां सवाल मिलते हैं, इंटरव्यू में भी आपको सवाल पूछा जाता है। साथ में निबंध आप लिखते हैं, वहां पे गांधी जी को कोट कर सकते हैं। मेंस में कहेंगे कहां पर, तो पेपर 2 और पेपर 4 में, सिलेबस में ही इंक्लूडेड है आपके। ठीक, तो ध्यान दीजिए, प्री मेंस इंटरव्यू निबंध और प्लस जिंदगी, आपकी जिंदगी के महत्वपूर्ण हिस्से, आपके नोट जो भी है आपकी जेब में, सब पे गांधी जी छुपे हुए हैं। चलिए शुरू करते हैं। महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। अप्रैल 1893 में पोरबंदर के एक व्यापारी संस्थान में बैरिस्टर के रूप में वे दक्षिण अफ्रीका के लिए रवाना हो गए थे। अगस्त 1894 में उन्होंने रंग भेद के खिलाफ आवाज उठाने के उद्देश्य से नेटॉल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की थी। बहुत बार आता है क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा कि नेटॉल इंडियन कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? गांधी जी ने 1894 में रंग भेद के खिलाफ किया था इसको। कहां पर? साउथ अफ्रीका में। तो नेटॉल इंडियन कांग्रेस की स्थापना 1894 गांधी जी। 1903 में ट्रांसवाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, ध्यान दीजिए, ट्रांसवाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना भी गांधी जी द्वारा की गई 1903 में। और अक्टूबर 1909 में इंडियन ओपिनियन नामक के प्रबंध प्रकाशन का जिम्मा लिया इन्होंने। तो अक्टूबर में इन्होंने, अक्टूबर 1909 लिखा हुआ है, इंडियन ओपिनियन नामक पत्र जो है इन्होंने प्रारंभ किया था। आप बिल्कुल प्रीलिम्स का कोई सा भी सेशन आप करेंगे तो यहां से क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। ठीक है, नवंबर दिसंबर 1904 में इन्होंने फिनिक्स आश्रम, अभी देखिए थोड़ी देर पहले मैंने 4 बजे जो क्लास कराई थी उसमें मैंने आपको मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास कराई थी, उसमें यही क्वेश्चन आया था कि फिनिक्स जो है, फिनिक्स की स्थापना किसने की थी? तो गांधी जी ने की थी 1904 में। ठीक है, गांधी जी ने 9 जनवरी 1915 को जो है, इनकी डेट देख लीजिएगा, 9 जनवरी 1915 गांधी जी कहां भारत लौटे थे। कई बार आता है एग्जाम में आपके, तो आप इसको बता सकते हैं कि 9 जनवरी को डेट है। और इसी उपलक्ष्य में जो है क्या मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है इसी उपलक्ष्य में। सारे फैक्ट मिलेंगे, बस मुझे 1 मिनट का समय दे दीजिए। लाइट इन्वर्टर से मुझे चार्जिंग लगाना पड़ेगा, लाइट चली गई है, दोस्त का लैपटॉप बंद हो जाए, बस 1 मिनट दीजिए। चलिए, फिर से बहुत स्वागत है आप लोगों का। लाइट काफी देर से नहीं है तो मुझे लगा लैपटॉप बंद हो जाएगा, तो इसको इन्वर्टर से कनेक्ट करना पड़ा। गुड इवनिंग शिवांश, बहुत स्वागत है आपका। तो देखिए, गांधी जी से संबंध में सभी महत्वपूर्ण तथ्यों पर चर्चा करेंगे, साथ में इनकी विचारधारा और दर्शन पर भी हम लोग बात करेंगे। तो 9 जनवरी 1915 को गांधी जी भारत लौटे थे, ध्यान दीजिएगा। और इसी उपलक्ष्य में क्या मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस जो मनाया जाता है, इसी उपलक्ष्य में मनाया जाता है। 25 मई 1915 को अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की इन्होंने स्थापना की थी। इसकी तिथि पूछता है एग्जाम में, साबरमती आश्रम की स्थापना कब की इन्होंने? 25 मई 1915। कहां पर? ये भी पूछता है, साबरमती आश्रम की स्थापना कहां हुई आपकी? अहमदाबाद में। ध्यान दीजिएगा इस चीज का, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस ने, ये भी देखिए आज ही के क्लास में क्वेश्चन आया था, किसने राष्ट्रपिता कहा था गांधी जी को? तो सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपिता कह के संबोधित किया था। और रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा की उपाधि इनको दी थी। क्लियर? बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये वाला।
गांधी जी व्यवहारिक आदर्शवाद प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट कहे जाते थे। ये बहुत बार पूछता है कि इनका जो आदर्श था वो किस तरीके का था, तो ये व्यवहारिक आदर्शवादी के रूप में जाने जाते थे। गांधीवाद एक आदर्शवादी विचारधारा है, ध्यान दीजिएगा। सत्य ही ईश्वर है, गांधी जी ने इसे को दर्शन बनाया। सत्य को इन्होंने क्या ईश्वर की संज्ञा दी, तो सत्य को ईश्वर की संज्ञा दी थी और यही इनके दर्शन का आधार रहा। क्लियर। गांधी जी ने प्रेम को सत्य की प्राप्ति का मार्ग बताया। ये आप लोग निबंध में प्रयोग कर सकते हैं, जब आ जाए सत्य पे तो गांधी जी के बारे में कोट कीजिए कि गांधी जी ने प्रेम को क्या किया है, सत्य की प्राप्ति का मार्ग बताया। प्यारेलाल नैयर गांधी जी के निजी सचिव थे, जिन्होंने आज भी क्या कहते हैं, जो क्वेश्चन था उसमें भी ये क्वेश्चन था कि गांधी जी के सचिव का नाम बताइए, तो प्यारेलाल नैयर निजी सचिव थे जिन्होंने गांधी जी के जीवन पर अनेक रचनाएं लिखी हैं, जिसमें महात्मा गांधी द लास्ट फेज डिस्कवरी ऑफ सत्याग्रह, ये किताब किसकी है, प्यारेलाल नैयर की है और ये गांधी जी के महासचिव थे। गांधी जी वर्ष 1893 में अफ्रीका गए और वहां उन्होंने फिनिक्स और टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना की। दोनों चीज आज भी क्वेश्चन पेपर में थी, ये सब पीसेज में आपके क्वेश्चन देखे आपने होंगे। दो स्थापना की थी इन्होंने फर्मों की, एक फिनिक्स एक टॉलस्टॉय, दोनों कहाँ स्थापना की थी, दक्षिण अफ्रीका में। और 1974 तक क्या किए थे, ये दक्षिण अफ्रीका में ही रहे, 1915 में भारत लौटे थे। टॉलस्टॉय एक रूसी उपन्यासकार थे जिन्होंने वॉर एंड पीस, कई बार आ चुका है, वॉर एंड पीस नामक उपन्यास लिखा था। तो ये इस उपन्यास का नाम ध्यान दीजिएगा, किसने लिखा है, टॉलस्टॉय ने। क्या थे, एक रूसी उपन्यासकार थे। गांधी जी से प्रभावित थे बहुत ज्यादा, इससे गांधी जी अत्यधिक प्रभावित थे। गांधी जी ने ब्रीड लेबर का विचार इन्हीं से लिया है। ब्रीड लेबर का विचार गांधी जी ने इनके उपन्यास से जो है धारण किया था। चलिए अगले देखते हैं, कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हो गए। अब देखते हैं गांधी जी को प्रभावित करने वाले विचार। गांधी जी जिन विचारधाराओं और व्यक्तियों से प्रभावित थे उनमें थी गीता और रामायण। इससे बहुत अत्यधिक रूप से गांधी जी प्रभावित थे, हम सभी लोग हैं। गांधी जी बौद्ध धर्म के शांति और अहिंसा के विचार से भी प्रभावित थे। तो गीता और बात बौद्ध धर्म करें तो उनके शांति और अहिंसा से जो है गांधी जी प्रभावित थे। गांधी जी इस्लाम धर्म की बंधुता की संकल्पना से प्रभावित थे। बंधुता जो है इस्लाम धर्म में, बंधुता एकत्व की भावना जो इस्लाम की धर्म थी उससे भी अत्यधिक प्रभावित थे गांधी जी। यानी गांधी जी हिंदू, बौद्ध और इस्लाम तीनों धर्मों से अत्यधिक मात्रा में प्रभावित देखे जाते हैं। लियो टॉल्स्टॉय के द किंगडम ऑफ गॉड इज विथ यू, ये पुस्तक का नाम आपके लोअर का जो 2013 का एग्जाम हुआ था मेंस का, उसमें पूछा था, जब लोअर यूपी कमीशन से हुआ करता था। ठीक, पुस्तक का नाम दिया द किंगडम ऑफ गॉड, और अभी भी कई बार आपके नॉर्मल एग्जाम से पूछा जाता रहा है, द किंगडम ऑफ गॉड इज विथ यू। किताब लिखी गई है लियो टॉल्स्टॉय, जिस पुस्तक से गांधी जी का पूछा था, इनकी सारी किताबों का नाम पूछा था, इनमें से कौन टॉल्स्टॉय द्वारा नहीं लिखी गई। इससे भी गांधी जी काफी प्रभावित थे। हेनरी डेविड थोरो के द एसे ऑफ सिविल डिसोबीडियंस 1849 से भी गांधी जी अत्यधिक रूप में प्रभावित देखे जाते हैं। ये देखिए, इस किताब का नाम भी आपके एग्जाम में कई बार है, अनटू दिस लास्ट। अनटू दिस लास्ट ये पुस्तक है किसकी, जॉन रस्किन की। इससे भी गांधी जी बहुत मात्रा में प्रभावित देखे गए थे। और ध्यान दीजिएगा, सर्वोदय इसी का रूपांतरण माना जाता है। जो गांधी जी की सर्वोदय परिकल्पना है, सर्वोदय का मतलब सभी का उदय, तो जो सर्वोदय की परिकल्पना है वो अनटू द लास्ट से प्रभावित थी। लोअर पीसीएस मेंस में ये सवाल पूछा था कि सर्वोदय की जो भावना है गांधी जी की, ये जो है किससे प्रभावित है, तो जॉन रस्किन की किताब अनटू दिस लास्ट। सर नोट्स किस प्रकार बनाए, रंजन प्रताप। ओके रंजन, नोट्स के लिए आप एक काम कर सकते हैं कि पहले अगर आप बुक से पढ़ते हैं, डिपेंड करता है किससे, अगर किसी मान लीजिए कि अनअकैडमी पे किसी टीचर को ज्वाइन करते हैं, तो अनअकैडमी पे जैसे मेरी क्लास पॉलिटी की प्लस पर चलती है, तो मैं पूरा एक कंटेंट उपलब्ध कराता हूँ वहां पर। आप उसको पूरा कंटेंट तो अपने पास रखिए, और हर टॉपिक, जैसे मान लीजिए 1935 का अधिनियम हमने पढ़ाया आपको, तो 1935 के अधिनियम में मैंने बहुत कुछ पढ़ाया, तो आप उसको क्या करें, ऐसे डंडे खींच के बहुत शॉर्ट में चीजों को नोट करते जाएं कि क्या क्या वहां पर हुआ था। एक तो ये तरीका होता है। दूसरा, अगर आप बुक से पढ़ रहे हैं तो बुक को शॉर्ट करने में देखिए थोड़ा सा टाइम लगता है, उसके लिए मुझे विस्तृत चर्चा इस पर करनी पड़ेगी। चलिए कभी एक वीडियो बनाते हैं कि नोट्स कैसे बनाए पर, ठीक है। ये अच्छा टॉपिक आपने दिया, और मैं सोच भी रहा था एक बार कि एक कुछ ऐसा बताया जाए बच्चों को। एक तो मैं जल्दी लाइव आंसर राइटिंग का सेशन भी लेकर आऊंगा, नोट्स कैसे बनाए इस पर एक अच्छा वीडियो बनाता हूं, ताकि आप सभी लोग की दुविधा दूर हो जाए।
उसमें अपने नोट्स भी आपके सामने रखूंगा, ठीक है, कैसे आप उसको देख के एग्जाम्पल के रूप में देख सकते हैं कि हाँ इस तरीके से शॉर्ट नोट्स में कन्वर्जन किया जा सकता है। तो अनटू दिस लास्ट, ये जॉन रस्किन की पुस्तक है और गांधी जी का जो सर्वोदय परिकल्पना है वो इसी पर आधारित है। और ये किस भाषा में? गुजराती भाषा में लिखी गई है। गांधी जी ने यह शिक्षा जॉन रस्किन से ली कि प्रत्येक व्यक्ति को श्रम करना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, ये गांधी जी का बहुत फेमस स्टेटमेंट है कि प्रत्येक व्यक्ति को श्रम करना चाहिए। पीसीएस मेंस में क्वेश्चन आया था कि गांधी जी का श्रम के बारे में क्या विचार है, उस पर टिप्पणी करने का सवाल आ चुका है। ध्यान दीजिए, इनका क्या उनका मानना था कि हर व्यक्ति को जो है अपने हिस्से का श्रम जो है करना आवश्यक है। जितना महत्व एक वकील के श्रम का है उतना ही महत्व एक नाई के श्रम का है। ये कोटेशन आप जो है, अगर कोई श्रम पर आपको ऐसे लिखने को आ जाता है या मजदूरी पर लिखने को आ जाता है, गरीबी को लिखने पे आता है, मनरेगा पे लिखने को आ जाता है, एक कोटेशन आप डाल सकते हैं गांधी जी का। ध्यान दीजिएगा, निबंध में जो है कोटेशन बहुत महत्वपूर्ण होते हैं उत्तर प्रदेश पीसीएस में। लियो टॉल्स्टॉय का उपन्यास वॉर एंड पीस से गांधी जी अत्यधिक प्रभावित थे। अब देखते हैं गांधी जी के विचारों का आध्यात्मिक पक्ष क्या था। गांधी जी मूलतः धार्मिक और अत्याधुनिक व्यक्ति थे। गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे, जिन्होंने राजनीति को नैतिकता एवं सेवा का क्षेत्र माना था। ये जो राजनीतिक गुरु थे, ये जो राजनीति थी उसको सिर्फ चुनाव लड़ने का माध्यम नहीं मानते थे, नैतिकता और सेवा का क्षेत्र मानते थे। और गांधी जी भी इसी विचारधारा पर चलते थे। इसीलिए गांधी जी ने क्या कहा था कि जब भारत आजाद हो जाए तो कांग्रेस को एक संगठन के रूप में, एक पार्टी के रूप में इसको भंग कर देना चाहिए। ठीक है, इसीलिए उन्होंने संतों में राजनेता और राजनेताओं में संत कहा। ठीक, इसको गोपाल कृष्ण गोखले को। गांधी जी के विचार का मूल केंद्र सत्य और अहिंसा पर टिका हुआ था। आप लोगों को पता ही है, सत्य और अहिंसा पर इनका मूल केंद्र टिका हुआ है। गांधी जी ने सत्य एवं अहिंसा के नियमों को सार्वजनिक एवं राजनीतिक जीवन में प्रयोग किया। गांधी जी पूर्ण रूप से नैतिकतावादी थे, आपको पता ही है। गांधी जी ने साध्य एवं साधन दोनों की पवित्रता पर अत्यधिक बल दिया। साध्य और साधन से क्या मतलब है कि आपको सिर्फ जो आपने टारगेट बनाया है सिर्फ उसी को नहीं फोकस करना चाहिए, ठीक है, या उसको आप पवित्र मानो। जैसे आपको तैयारी करना, आपको पीसीएस ऑफिसर बनना है, ठीक है, तो आप सोचते हो बस मुझे पीसीएस ऑफिसर बनना, चाहे कैसे भी बनना है। तो एक आदमी मिल जाता है आपको, कहता है चलो मैं बनवाता हूँ, कहेंगे हाँ जी बनवाओ। या कोई भी नौकरी आपको मतलब चाहते हो, कहेंगे 1 करोड़ रुपए लगेगा, क्या ठीक है हम देते हैं, चलिए बनवाइए। कहेंगे ठीक है, दे दिया, आप पीसीएस हो गया। तो आपका जो साधन मतलब लक्ष्य था वो तो पूरा हो गया, लेकिन क्या आपका साधन था जो बनने का पवित्र है? नहीं। तो गांधी जी ने कहा कि आपका साध्य और साधन दोनों पवित्र होना चाहिए। और इसी जो है विचारधारा पर गांधी जी ने अपना जीवन जो है आगे बढ़ाया है और आपको भी इसी अनुसार कार्य करना चाहिए। उनके अनुसार अपवित्र साधन के द्वारा पवित्र साध्य की प्राप्ति नहीं हो सकती। जाहिर सी बात है कि अगर आप मान लो 1 करोड़ रुपए देके पीसीएस दूसरे बन गए तो आप क्या करोगे? सबसे पहले क्या करोगे? तो 1 करोड़ रुपए कैसे वापस आए, पहला जुगाड़ आपका यही लगेगा। तो क्या आप जिस लिए सेवा में गए हो क्या वो कर पाओगे? जन सेवा के लिए गए हो, नहीं कर पाओगे। आपका सारा दिमाग कहाँ जाएगा? वसूली पे, कि वसूली कर ली जाए पहले, बस सबसे पहले। ठीक है, वे मूलतः एक आदर्शवादी व्यक्ति थे, लेकिन उनका आदर्शवाद व्यवहारिक था। ध्यान दीजिएगा, इतना भी आदर्शवादी नहीं थे कि प्रैक्टिकली पॉसिबल ना। वो व्यवहारिक आदर्शवादी की श्रेणी में आते थे। मतलब वो जो कहते थे बात वो करके दिखाते थे, या उसको बताते थे कि ये ऐसे किया जा सकता है। ऐसा नहीं कि हवा में कुछ भी बोल दिया और वो संभव ही नहीं करना। उनके सारी जो बातें थी, जो उनके दर्शन थे, जो उनके आदर्श थे, वो प्रैक्टिकली पॉसिबल थे। ठीक है, गांधी जी ने सार्वजनिक जीवन में सत्य और अहिंसा का जो है बहुत बार प्रयोग किया और इसी का प्रयोग करके भारत को आजादी भी दिलवाई थी। आइए जानते हैं गांधी जी के अनुसार धर्म और राजनीति क्या है। गांधी जी के लिए धर्म का अभिप्राय अत्यधिक विस्तृत रूप में था। ध्यान दीजिएगा, धर्म को संकुचित मात्रा में नहीं देखते थे। अतः धर्म का आशय जो धारण करने योग्य है वही धर्म। ये गांधी जी का स्टेटमेंट है कि जो धारण करने योग्य है। आपसे कोई पूछे परिभाषा धर्म की तो आप ये बता सकते हैं कि जो धारण करें, जिसे हम धारण कर सकते हैं वही धर्म है। उनके लिए धर्म का अर्थ नैतिक कार्य और मानवता की भलाई के कार्य करना था, और इसके से बढ़कर उनका कोई धर्म था। यानी कि मानव सहायता, मानव भलाई, मन जन कल्याण के लिए जो कार्य किए जाते थे उसको ही उन्होंने धर्म की संज्ञा दी थी। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इस धर्म से वो इतने ज्यादा वो मतलब कि
वो नहीं थे अटैच्ड। उनका मेन था कि मानव धर्म, एक धर्म था मानव धर्म, उसी के अनुसार कार्य करते थे। धर्म पालन करने का आशय सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलना। गांधी जी धर्म एवं नैतिकता विहीन राजनीति की कल्पना नहीं करते थे। पेपर 4 में कई बार मतलब ये पेपर 4 में ये पूरी लाइन ही दी हुई है, इसमें पूरे पूरे सवाल आते हैं। पीसीएस मेंस की बात कर रहे हैं हम लोग। गांधी जी धर्म एवं नैतिकता विहीन राजनीति की 7 पाप जो उन्होंने बताए हैं उसमें इन्होंने जिक्र किया हुआ है। गांधी जी धर्म एवं नैतिकता विहीन राजनीति की कल्पना नहीं करते थे, मतलब कि धर्म में नैतिकता होनी आवश्यक है और राजनीति में भी नैतिकता आवश्यक है। इस बात के जो है पूरी तरीके से उनके रहता था कि इसके बिना बिना नैतिकता के न धर्म बढ़ सकता है न तो राजनीति ही आगे बढ़ सकती है। उनके शब्दों में धर्म विहीन और नैतिकता विहीन राजनीति नहीं हो सकती। ध्यान दीजिएगा, धर्म यहाँ पर मानव धर्म की बात हो रही है, नैतिकता सत्य और अहिंसा। कह रहे इन चीजों का अगर विलय नहीं होगा राजनीति में तो ऐसी राजनीति फल फूल नहीं सकती। अतः वे पाश्चात्य विचारकों के आलोचक थे जिसमें पंथ निरपेक्षता पर बल प्रदान किया गया। उन्होंने पंथ निरपेक्षता की बजाय सर्वधर्म संभाव पर बल दिया। ध्यान दीजिए, जो आपके शब्द है ना संविधान में पंथ निरपेक्षता, वो इसके पक्षधर नहीं थे, वो सर्वधर्म संभाव मतलब सभी धर्मों का समान भाव से इज्जत करना या उसको सम्मान देना, इस परिकल्पना पर उनका विशेष बल रहता था गांधी जी का। चलिए अगला टॉपिक है हमारा, गांधी जी के अनुसार सत्य और अहिंसा क्या है। सत्य और अहिंसा, गांधी जी ने अपनी आत्मकथा सत्य के प्रयोग, लोअर में क्वेश्चन आया था, सत्य के प्रयोग, गांधी जी की आत्मकथा का नाम क्या है, सत्य का प्रयोग, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, में लिखा कि सत्य के लिए कोई अलग ईश्वर नहीं होता, अहिंसा की साधना से सत्य को प्राप्त किया जा सकता है। सत्य की ओर ले जाने वाला मार्ग ही क्या है, अहिंसा है। अहिंसा पे आप चलेंगे तो अपने आप सत्य के रास्ते पर चलने लगेंगे। गांधी जी के अनुसार अहिंसा के 2 अभिप्राय हैं, नकारात्मक अहिंसा और सकारात्मक अहिंसा। अहिंसा को इन्होंने 2 पार्ट में बांटा। ध्यान दीजिएगा, ये सब आप पॉइंट जो है लिख सकते हैं निबंध में या पीसीएस मेंस का जो पेपर 4 एथिक्स का होता है वहां पर। इन्होंने अहिंसा को 2 अभिप्राय में देखा है, नकारात्मक अहिंसा और सकारात्मक अहिंसा। नकारात्मक अहिंसा क्या है, नकारात्मक रूप से अहिंसा का अर्थ है किसी की हत्या न करना, तथा सकारात्मक रूप में अहिंसा का अर्थ है प्राणी मात्र के प्रति प्रेम। ठीक है, दोनों चीज को समझिएगा। किसी की हत्या न करना, या आप किसी की हत्या आप नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप अहिंसक हैं। आप कौन होते हैं किसी की हत्या करने वाले, कोई नहीं। तो किसी की हत्या न करना ये भी अहिंसा है, लेकिन क्या है, नेगेटिव अहिंसा है, नकारात्मक अहिंसा है। और प्राणी मात्र के प्रति प्रेम, ये आपके दिल से निकलता है, आपके हृदय से निकलने वाली चीज है, तो ये कैसी है, ये सकारात्मक अहिंसा है। ठीक है, दोनों में अंतर समझिए। नकारात्मक अहिंसा क्या है, किसी की हत्या न करना। आप सोचते हैं कि हम किसी की हत्या नहीं करेंगे, चलो कोई बात नहीं, हम अहिंसक है, तो आप हत्या करने वाले होते कौन है। तो किसी की हत्या न करना ये क्या है, गांधी जी के अनुसार एक नकारात्मक अहिंसा है। और सकारात्मक हिंसा है, अहिंसा क्या है, प्राणी मात्र के प्रति जो प्रेम है वो एक सकारात्मक अहिंसा का आपका क्या है, उदाहरण। गांधी जी के अनुसार अहिंसा मनसा वाचा कर्मणा होनी चाहिए। मतलब इनको जो गांधी जी ने इसको 3 शब्दों में बताया कि मनसा वाचा कर्मणा, अहिंसा कैसे होनी चाहिए, मन से, वचन से और कर्म से प्रदर्शित होती नहीं चाहिए, दिखनी चाहिए आपके। ऐसा नहीं हो कि आप बोलते तो हो बाहर से कि नहीं मैं अहिंसकवादी हूँ, मैं अहिंसा में विश्वास रखता हूँ, और पता चल रहा पीछे से 4 लड़के भेज दिए किसी को तोड़ने के लिए। ठीक है, तो वो वाला नहीं, मन से, वचन से, कर्म से, इन तीनों से जब आप अहिंसक होंगे तभी आप अहिंसावादी माने जाएंगे। गांधी जी के अनुसार अहिंसा वह सिद्धांत है जिसमें अपने विरोधियों को प्रेम से जीता जाता है, न कि घृणा या संघर्ष। पूरा का पूरा निबंध, पूरा का पूरा अहिंसा पर, इस पे पूरा क्वेश्चन आता है। ध्यान दीजिएगा, गांधी जी के अनुसार सत्य और अहिंसा क्या है, परिभाषित कीजिए या टिप्पणी लिखिए, तो सब बहुत अच्छे से इस पे लिख सकते हैं आप लोग। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इन्होंने कहा अहिंसा वह सिद्धांत है जिसमें अपने विरोधियों को प्रेम से जीता जाता है, न कि घृणा या संघर्ष। अगर आपका कोई विरोधी है तो गांधी जी के अनुसार क्या आप उसको और प्रेम दीजिए, या उससे उतने ही प्रेम से बात कीजिए जितने गुस्से से आपसे बात कर रहा है। अंत में क्या करेगा, वो आपसे हार जाएगा, कहेगा भगवान तुम ही जीते, हम तो गए। ठीक है, ध्यान दीजिए, उन्होंने प्रेम को जो है बल दिया है कि आप अहिंसा को प्राप्त करने के लिए क्या करिए, अपने विरोधियों को, जैसे कि उनका आपको याद ही गांधी जी ने कहा, आप लोगों ने किंवदंती सुनी होगी, कोई एक चाटा मारे तो दूसरा गाल आगे कर दो, इस तरीके वाली चीजें। तो ये सब क्या है, ये उनके कुछ प्रैक्टिकल थे।
कि इस तरीके से जो है आप अपने विरोधियों को धराशायी कर सकते हो। गांधी जी बाइबल के इस कथन के समर्थक थे कि पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। ध्यान दीजिए, बहुत फेमस कथन है बाइबल का, इसके परजोर समर्थक है कि पाप से घृणा करिए, पापी से नहीं। ध्यान दीजिए, पापी वही है जिसने पाप किया, लेकिन उसने किस मनसा या किस मजबूरी में कोई पाप किया ये आपको नहीं पता। उस पाप से घृणा कीजिए, न कि उस पाप करने वाले व्यक्ति से, क्योंकि पाप में परिवर्तन नहीं आ सकता, लेकिन पापी में परिवर्तन आ सकता है बहुत सारे तरीकों से। गांधी जी अहिंसा को वीरों का गुण मानते थे। ध्यान दीजिएगा, कायरों का नहीं, वीरों का। कहते थे कि अहिंसा सबके बस की बात नहीं है। जो अहिंसा को अपना अस्त्र बना सकता है वही इस पृथ्वी का सबसे वीर व्यक्ति होता है, न कि कायरों का। पता है आप लोग, गांधी जी का कहना था कि यदि हिंसा और कायरता में किसी एक को चुनना हो तो मैं हिंसा को चुनूंगा। ऐसा नहीं कि वो क्या करते, अहिंसा पर इतने ज्यादा टिके हुए थे कि अगर कायरता आ जाए वहां पर कि भाई तो कायर हैं, तो उन्होंने साफ बोला है अपने जीवनी में कि हिंसा और कायरता में अगर मुझे एक चुनना हो तो मैं हिंसा की तरफ चलूंगा। भले ही अहिंसा के पूरी तरीके से समर्थक थे, लेकिन अगर बात कायरता की आ जाएगी तो वैसे दौरान में उन्होंने कहा कि मैं हिंसा की तरफ जाना पसंद करूंगा। फिर बात आती है सत्याग्रह की। गांधी जी के अनुसार सत्याग्रह क्या है, इसको समझ लीजिए। सत्याग्रह का आशय सत्य का आग्रह, सत्य का आग्रह। सत्याग्रह कमजोर का नहीं बल्कि शक्तिशाली व्यक्ति का एक अस्त्र बताया है। उन्होंने कहा कि सत्याग्रह जो है, ऐसा नहीं कोई सत्याग्रह सड़क पे बैठ जा रहा है अब सब बड़ा ही कमजोर बेचारा बेबस आदमी है, नहीं। ध्यान दीजिएगा, सत्याग्रह जो है एक शक्तिशाली व्यक्ति का अस्त्र होता है, सबके बस की बात नहीं है सत्य के लिए लगातार आग्रह करना। तो इन्होंने इसको शक्तिशाली व्यक्ति का अस्त्र बताया। आत्मा को शक्तिशाली बनाने के लिए व्यक्ति को साल अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह एवं ब्रह्मचार्य का पालन करना चाहिए। ठीक है, अहिंसा, दूसरे की चीजों पर बुरी नीयत न रखना, ब्रह्मचार्य आदि का पालन करने के लिए उन्होंने बोला है। किसके लिए? अगर आपकी आत्मा को अपनी शक्तिशाली बनाना है। उनके अनुसार शक्तिशाली का आशय अतिशत रूप से शक्तिशाली होना है, भौतिक रूप से नहीं। ऐसा नहीं शक्तिशाली कि आप 25 स्कॉर्पियो डंडे गुड़ा मुर्गा लेके सब चल रहे हो, गुंडे गुड़िया, कहो कि भाई मैं जो है अब सबसे शक्तिशाली हूँ, वो शक्तिशाली नहीं बोलते हैं। इनका कहना शक्तिशाली करता है कि आप जो है अपनी आत्मा से शक्तिशाली रहो, न कि भौतिक रूप से। इस बात पे जो है इनका विचार था। निष्क्रिय प्रतिरोध का सिद्धांत अरविंद घोष ने दिया था, एक बीच में पॉइंट आ गया है। देखिए, सत्याग्रह और निष्क्रिय प्रतिरोध में अंतर क्या है? दोनों एक जैसे लगते हैं, लेकिन दोनों में बेसिक अंतर क्या? देखिए, निष्क्रिय प्रतिरोध और सत्याग्रह, दोनों में बेसिक अंतर क्या होता है समझने का प्रयास करेंगे। सत्याग्रही व्यक्ति विरोधी के नुकसान का प्रयास नहीं करता। ध्यान दीजिएगा, जो सत्याग्रही व्यक्ति होगा वो जिसके प्रति उसका सत्याग्रह होगा, अपना जो विरोधी व्यक्ति होगा उसको नुकसान नहीं करता, बल्कि वह विरोधी के हृदय परिवर्तन का प्रयास करता है और वह हिंसा का प्रयोग कभी नहीं करता। ठीक, ये हो गया सत्याग्रह। निष्क्रिय प्रतिरोध का आशय है नकारात्मक रूप से विरोध करना, अतः अवसर पाने पर यहाँ पर हिंसा प्रयोग में लाई जा सकती है। तो यही अंतर है आपका निष्क्रिय प्रतिरोध और सत्याग्रह में। बहुत मान लीजिए कि एथिक्स में सवाल आ सकता है, अभी तक तो नहीं आई यूपीपीसीएस में, लेकिन कभी पूछा जा सकता है आपसे सत्याग्रह और निष्क्रिय प्रतिरोध में अंतर स्पष्ट कीजिए, क्योंकि ऐसे सवाल अमूमन बनते रहते हैं और अंतर आपको मेरे ख्याल से मोटा मोटा समझ में आ गया होगा। और भी देखिए, सत्याग्रह के निम्नलिखित दो प्रकार है, एक है असहयोग और दूसरा है सविनय अवज्ञा। अभी तक आप लोग सोचते हो सिर्फ आंदोलन है, ये जो सत्याग्रह था गांधी जी का उसी के दो पार्ट थे, असहयोग और सविनय अवज्ञा। इस दोनों का प्रयोग गांधी जी ने स्वतंत्रता आंदोलन के समय किया था। नकारात्मक रूप से असहयोग का आशय है सहयोग न करना। अगर नेगेटिव वे में देखते हैं हम असहयोग का, उसका अर्थ क्या निकल के आता है? सहयोग न करना। और सकारात्मक रूप से असहयोग का आशय है स्वावलंबी बनने के कार्य करना तथा रचनात्मक कार्यों में सहयोग करना। तो गांधी जी ने क्या कहा था? रचनात्मक असहयोग की बात की थी, न कि सकारात्मक असहयोग की बात की थी, न कि नकारात्मक। नकारात्मक के बारे में नहीं कहा था, इन्होंने कहा था कि सकारात्मक असहयोग आंदोलन हमें चलाना है। इसका मतलब है कि हम स्वावलंबी बने, ठीक, हम खुद की चीजें को डेवलप करें। तो क्या हुआ था? स्वदेशी चीजों का विकास हुआ। और रचनात्मक कार्य ने चरखा वाली जो बात की थी गांधी जी ने, कि अपना समय वहां व्यतीत कीजिए। रचनात्मक कार्यों से आवश्यक है चरखा चलाना, सूत काटना, राष्ट्रीय शिक्षा पर बल, स्वदेशी का समर्थन और समाज में समरसता बनाए रखना। कहा था गांधी ने हम इस प्रकार से असहयोग आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। यानी गांधी जी का जो असहयोग आंदोलन था वो कैसा था? सकारात्मक रूप का असहयोग आंदोलन था, न कि नकारात्मक।
सविनय अवज्ञा का क्या अर्थ है इसको समझिए। जानबूझकर सार्वजनिक रूप से अन्यायपूर्ण विधि का उल्लंघन करना। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कोई आपसे पूछ ले, सुना तो आपने बहुत है, सविनय मतलब क्या होता है, सविनय अवज्ञा क्या है भाई बता दीजिए एक लाइन में, क्या कहेंगे आप? ये आंदोलन था गांधी जी द्वारा चलाया गया था, यही ना। शाब्दिक अर्थ क्या है इसको देखिए। जानबूझकर सार्वजनिक रूप में अन्यायपूर्ण विधि का उल्लंघन करना ही क्या है, सविनय अवज्ञा। मतलब कोई ऐसी विधि बनाई गई है जो आपके लिए क्या है, अन्यायपूर्ण है, उसका जब आप विरोध करते हो जानबूझकर सार्वजनिक रूप से, छुप के नहीं, सार्वजनिक रूप से, तो ऐसी जो विरोध की प्रवृत्ति होती है उसको क्या बोला जाता है, सविनय अवज्ञा। दूसरा पॉइंट है, विधि का उल्लंघन सामुदायिक हित के लिए किया जाना चाहिए, व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए नहीं। अगर वो किसी विधि जो आपके लिए बनाई गई जो अन्यायपूर्ण विधि है, लॉ है, उसका जो अब आप विरोध कर रहे हैं तो वो क्या होना चाहिए, उसका विरोध होना चाहिए सामुदायिक हित के लिए, मतलब एक बड़े समूह को जो है उसका लाभ मिलना चाहिए, न कि सिर्फ आपका व्यक्तिगत सिर्फ उससे लाभ नहीं हो इसलिए आप विरोध कर रहे हो। तो सविनय अवज्ञा दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या है, मतलब सविनय अवज्ञा का, सविनय अवज्ञा का प्रयोग व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों रूपों में हो सकता है। सविनय अवज्ञा व्यक्तिगत रूप से भी आप कर सकते हैं, कहीं बैठ के विरोध करिए, या सामूहिक दोनों रूप में किया जा सकता है। अब आपसे कोई पूछे कि सविनय अवज्ञा का अर्थ को परिभाषित किए, तो अब आप मेरे ख्याल से बताने की स्थिति में आ चुके हैं। गांधी जी की सविनय अवज्ञा तकनीकों से प्रभावित विदेशी व्यक्ति कौन कौन ऐसे लोग थे जो सविनय अवज्ञा से प्रभावित थे, उनके बारे में देख लेते हैं। मार्टिन लूथर किंग जूनियर, ध्यान दीजिएगा, मार्टिन लूथर किंग जूनियर अमेरिका में अश्वेतों के साथ भेदभाव समाप्त करने के लिए सविनय अवज्ञा का प्रयोग इन्होंने किया था। ये अमेरिकी थे, लेकिन ध्यान दीजिएगा इन्होंने गांधी जी का जो सविनय अवज्ञा था उसका प्रयोग अमेरिका में किया था, किसके लिए, जो अश्वेत लोगों के लिए भेदभाव अमेरिका में होता था उसको समाप्त करने के लिए मार्टिन लूथर किंग ने गांधी जी की इस तकनीक का प्रयोग किया था। बर्ट्रैंड रसेल ने परमाणु हथियारों की समाप्ति के लिए आंदोलन किया था, सविनय अवज्ञा। दक्षिण अफ्रीका की स्वतंत्रता के नायक नेल्सन मंडेला ने भी इस तकनीक का प्रयोग किया था, वहां पर, कहां पर, अफ्रीका में, दक्षिण। वर्तमान में अमेरिकी विचारक नोम चोम्स्की, यह वर्तमान में अमेरिकी विचारक हैं, गांधी जी की सविनय अवज्ञा तकनीकों से काफी अधिक प्रभावित देखते हैं। माइकल सुमाकर गांधी जी के पर्यावरण संबंधित मान्यता से प्रभावित हैं, F1 रेसर हैं। गांधी जी के अनुसार उन्होंने स्वयं सविनय अवज्ञा के विचार डेविड थोरो से लिया। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन कभी भी आ सकता है, गांधी जी का सविनय अवज्ञा का जो विचार था उन्होंने कहां से लिया, तो डेविड थोरो, खुद गांधी जी ने कहा है। आधुनिक सभ्यता की आलोचना करते थे गांधी जी, क्या मतलब है इस चीज का, इसको देख लेते हैं एक बार। आज एक पत्र लेखन की क्लास आएगी रात 9 बजे, जो कि आपकी आरओ मेंस और पीसीएस मेंस, ध्यान दीजिएगा, इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी, इसी चैनल पे रात 9 बजे जरूर ज्वाइन कीजिएगा। और हम लोग की जो परंपरागत क्लास आती है 7:30 PM पे जीके जीएस एमसीक्यू ऐप पर, और 8:15 बजे करंट अफेयर की, वो अपने समय पर क्लास आएंगी। गांधी जी ने हिंद स्वराज, यही देखते हैं, गांधी जी ने हिंद स्वराज में आधुनिक सभ्यता की कड़ी आलोचना की। उन्होंने रेल, वकीलों तथा डॉक्टरों की भी आलोचना की। गांधी जी के अनुसार सभ्यता का आशय भौतिकता एवं मशीनों का विकास नहीं है, सभ्यता मानवीय और आत्मा का विकास है। तो जो गांधी जी जो अंधा विकास हो रहा है ना हम लोग के यहाँ पे, जिसकी बात अभी हम लोग जो विकास की बात करते हैं, क्या पर्यावरण को नष्ट करके जो असतत विकास है जो इस टाइम देखने को मिल रहा है, उसके घोर क्या कहते हैं कि विरोधी थे। गांधी जी कहते थे कि सभ्यता के विकास का मतलब ये नहीं कि आप मशीनें लगा दो, भौतिक रूप से बहुत विकसित हो जाओ, वो सभ्यता विकसित नहीं होती, उसको नहीं कहा जाता सभ्यता विकसित। सभ्यता जो होती है वो मानवीय और आत्मा के विकास से होती है, सभ्यता का विकास। इस वजह से जो है गांधी जी आधुनिक सभ्यता की आलोचना करते थे। गांधी जी पाश्चात्य सभ्यता के कई आलोचक थे, छप गया थोड़ा सा। गांधी जी के अनुसार पाश्चात्य सभ्यता भौतिकतावादी है तथा वहां शक्तियों का केंद्रीकरण है। ध्यान दीजिए, जो सभ्यता है भौतिकवादी, वो वहां क्या है, शक्तियों का केंद्रीकरण, मतलब कुछ निश्चित लोगों के हाथ में मैक्सिमम शक्तियां और संसाधन जो है इकट्ठे हुए हैं। आर्थिक तथा राजनीतिक दोनों रूप से इसे केंद्रीकरण से हिंसा उत्पन्न होती है। जाहिर सी बात है, जब सारे संसाधन
चाहे राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए, चाहे आर्थिक दृष्टि से, अगर किसी निश्चित कुछ व्यक्तियों में निहित हो जाएंगे तो बाकी समाज का जो तकबा है वो क्या होगा, संसाधन विहीन हो जाएगा। यहाँ संसाधन कर सिर्फ आर्थिक नहीं, राजनीतिक भी है। उन्होंने कहा कि इस ऐसे से क्या होगा, हिंसा उत्पन्न होती है, क्योंकि आपस में उसके लिए विरोध होगा, सत्ता की लालच बढ़ेगी, लोग उसको एक दूसरे से छीनना चाहेंगे, और ऐसी दशा में जो केंद्रीकरण की प्रवृत्ति है वो हमेशा हिंसा की ओर लेकर जाती है। जो राज्य का विचार है उस पर गांधी जी का क्या मत है, एक बार देखते हैं। गांधीवाद को दार्शनिक अराजकतावादी भी कहा जाता था, कि ये भी आ चुका क्वेश्चन एक बार। गांधीवाद किस तरीके की विचारधारा है, तो दार्शनिक अराजकतावादी, अथवा इन्हें शांतिवादी अराजकतावादी, मतलब इन्होंने शांति से जो है अराजकता फैला देते थे। अराजकता का क्या अर्थ है, जो चीजों में क्या हो, अराजकता मतलब समझिए आप सबसे तो मतलब परिचित होंगे अराजकता ही, तो अराजकता सब समझ रहे हैं, तो शांति से अराजकता फैलाने वाली जो विचारधारा थी उस प्रकार की कुछ तक गांधी जी की, मतलब शांति से ही गांधी जी बड़े से बड़ा आंदोलन जो है क्रिएट कर देते थे। क्योंकि सत्याग्रही और अहिंसात्मक नैतिक व्यक्ति के लिए राज्य की कोई आवश्यकता नहीं होगी। एक मानते थे कि राज्य नहीं होना चाहिए, कोई स्टेट नहीं होना चाहिए, हर व्यक्ति एक स्वतंत्र होना चाहिए, उसको बंदिशों में नहीं बांधा जाना चाहिए। गांधी जी ने राज्य को आत्मा रहित मशीन कहा है। ठीक है, राज्य जो मतलब राज्य यहाँ पे उत्तर प्रदेश बिहार राज्य की बात नहीं हो रही है, राज्य का मतलब है पूरे एक देश की। पॉलिटिकल साइंस में राज्य का मतलब होता है पूरे कंट्री से। ठीक है, तो राज्य को उन्होंने क्या कहा, आत्मा रहित मशीन कहा। उसमें आत्मा नहीं, मशीन है वो राज्य, और लगातार जो है वो लोगों का शोषण करती है, या लोगों को जो है किसी न किसी दिशा में ले जाती है, जहां पर क्या होता है, हिंसा जैसी समस्या उत्पन्न होने की पूरी गुंजाइश बनी रहती है। गांधी जी राज्य नामक संस्था का विरोध करते थे, क्योंकि गांधी जी के अनुसार आदर्श व्यवस्था में कोई राज्य की आवश्यकता नहीं होती है। तो जो राम राज्य हम लोग सुनते हैं, तो गांधी जी किसी राम राज्य की बात, उन्होंने राज्य की बात ही नहीं की। उन्होंने कहा कि राज्य होना ही नहीं चाहिए, आदर्श व्यवस्था में राज्य की कोई आवश्यकता नहीं, आदर्श व्यवस्था में हर व्यक्ति स्वतंत्र और संप्रभु है। उस पर जैसे कि आज हमारे ऊपर क्या है, हमारा संविधान है, हमारे प्रधानमंत्री है, हमारे राष्ट्रपति, लोकसभा, संसद, क्या है, ये सब आपको नियंत्रित करने की संस्थाएं तो है ये। उन्होंने कहा कि नहीं, ये सब कुछ नहीं, एकदम फ्री, सब आदर्श व्यवस्था, और ये इतनी बड़ी आदर्श व्यवस्था की संभव ही नहीं है, फिलहाल तो संभव नहीं, भविष्य में क्या हो जाए। राज्य की हिंसा व्यक्ति की हिंसा से भयंकर होती है, ध्यान दीजिएगा। जब राज्य अपनी हिंसा पर उतर जाता है तो किसी व्यक्ति की हिंसा से कहीं आगे बढ़कर वो हिंसा करता है, इसलिए गांधी जी विरोधी है किसके, राज्य के। गांधी जी ने समूची पाश्चात्य सभ्यता की आलोचना की। उन्होंने संसदीय लोकतंत्र, बहुमत के शासन, दलीय प्रणाली को पूर्ण रूप से अस्वीकार किया। ध्यान दीजिए, जैसा मैंने बताया ये सब क्या है, आपको नियंत्रित करने के लिए बनाई गई संस्था है। इसीलिए क्या करते, गांधी ने कहा कि एक संप्रभु व्यक्तित्व या संप्रभु आदर्श व्यवस्था के लिए इन सब चीजों की कोई आवश्यकता नहीं, इसलिए इनका विरोध गांधी जी लगातार करते रहे। गांधी जी ने संसद को बांझ औरत कहा। ध्यान दीजिए, स्टेटमेंट कई बार पूछा है कि संसद को किसने बांझ औरत कहा है, तो गांधी जी ने कहा है। ध्यान दीजिएगा इस चीज का। बांझ औरत का मतलब हुआ कि जो औरतें जिनके बच्चे नहीं होते उनको बांझ कहा जाता है। तो ऐसी औरतें जो होती हैं वो मातृत्व का जो सुख होता है और मातृत्व की जो भावना होती है उसको नहीं फील कर पाती हैं। तो उसी तरीके से बोला कि संसद जो है इसी प्रकार का कुछ होता है, उसके अंदर जो है उसके हृदय में ममता नहीं होती, वो सिर्फ और सिर्फ एक सिस्टम संचालन करने की मशीन होती है। तो संसद की तुलना बांझ औरत से की है। गांधी जी के अनुसार समूची पाश्चात्य सभ्यता में शक्तियों का केंद्रीकरण पाया जाता है, इसलिए ऐसा समाज अहिंसात्मक नहीं हो सकता। ठीक, इन्हें इसीलिए कहा कि संभव ही नहीं है कि जहां पर शक्तियों का केंद्रीकरण हो वहां हिंसा न हो। ऐसे बहुत उदाहरण आपके पास है, पुराने रूस के क्रांति से ले लीजिए, चाहे ब्रिटेन की क्रांति, अमेरिका क्रांति, चाहे कहीं की भी क्रांति हो, क्रांति में क्या हुआ है, हिंसा हुई है। और हिंसा क्यों हुई है, क्योंकि संसाधन, चाहे केंद्रीय राजनीतिक संसाधन हो चाहे आर्थिक संसाधन हो, वो निश्चित ही राजशाही परिवारों में निहित थे, उसी को प्राप्त करने के लिए हिंसा हमेशा हुई है। तो गांधी जी ने कहा कि जहां भी शक्तियों का केंद्रीकरण होगा, और सभी क्या है, पाश्चात्य सभ्यता है, रूस, फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन, दुनिया भर की जहां जहां पर हुई है क्या कहते हैं शक्ति के लिए छीना झपटी, वो सब पाश्चात्य सभ्यता के उदाहरण है। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं कि पाश्चात्य है तो बहुत बढ़िया होगा, इन्होंने हमेशा कहा कि ये जब भी होगा वहां केंद्रीकरण होगा, और केंद्रीकरण जहां होगा वहां पर हिंसा होगी ही होगी, इसलिए इन्होंने पूरी तरीके से केंद्रीकरण का विरोध किया है। इसीलिए गांधी जी ने विकेंद्रित शासन का समर्थन किया, और गांधी जी पंचायती व्यवस्था के जो थे समर्थक थे। इसीलिए आपको आर्टिकल 40 में जो है पंचायत का वर्णन किया गया था डीपीएसपी में, और आपने देखा होगा डीपीएसपी को आपको 3 पार्टों में बटा हुआ है, उसके कुछ सेक्शन गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित माने जाते हैं।
उसमें आपका आर्टिकल 40 भी है। तो गांधी जी विकेंद्रीकृत शासन जो कि पंचायती राज व्यवस्था है उसके हिमायती थे। गांधी जी के लिए आदर्श राज्य राम राज्य होगा, परंतु व्यवहारिक रूप में उन्होंने पंचायती राज का भी समर्थन किया। गांधी जी ने राम राज्य गांव का एक संघ होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा क्या कहा उन्होंने, राम राज्य को गांव का एक संघ होगा। गांधी जी के अनुसार शहरों में व्यक्ति रहते हैं लेकिन गांव में देवता का निवास होता है। स्टेटमेंट है गांधी जी का, ध्यान दीजिएगा। कभी आपके पास निबंध है लिखने को तो स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं। गांव में व्यक्ति रहते हैं लेकिन शहरों में व्यक्ति रहते हैं लेकिन गांव में देवता निवास करते हैं। तो अगर ग्रामीणीकरण या कुछ इस संदर्भ में कृषि पर तो आप इस कोड को यूज कर सकते हैं। उनके अनुसार राजनीति का आशय लोक नीति या लोक कल्याण है। गांधी जी के अनुसार राजनीति का आशय क्या है, लोक नीति, पब्लिक पॉलिसी और पब्लिक वेलफेयर, लोक कल्याण, शक्ति के लिए संघर्ष नहीं। जैसी वर्तमान राजनीति में आप क्या देखते हैं, इसी तरीके से सरकार बन जाए, ये वाला क्या कहते हैं कि राजनीति पर विश्वास नहीं करते थे। और राजनीति को मानते थे लोक नीति निर्माण का साधन और लोक कल्याण का साधन। उन्होंने विकेंद्रित शासन का समर्थन करते हुए गांव को मूल इकाई माना है। उन्होंने कहा कि गांव जो होनी चाहिए मूल इकाई होनी चाहिए। उनके अनुसार गांव के लोग जनपद से प्रांत, प्रांत के लोग अखिल भारतीय प्रतिनिधि को निर्वाचित करेंगे। इन्होंने एक सिस्टम बनाया था कि कैसे जो है निर्वाचन व्यवस्था चलनी चाहिए। गांधी जी सबसे बड़े लोकतंत्रवादी, समाजवादी तथा व्यक्तिवादी थे, परंतु पाश्चात्य अर्थ में वो बिल्कुल भी इस चीज का समर्थन नहीं करते थे। वो मानते थे कि लोकतंत्र होना चाहिए, वो मानते थे कि राज्य होना चाहिए, लेकिन उसकी पूरा जो उनका खाका था एकदम अलग था। जो पाश्चात्य अर्थ है राज्य का उसके से एकदम अलग। वो केंद्र में मूल में गांव को रखना चाहते थे, उसके बाद जनपद, फिर शहर, फिर देश हो, मूल में गांव हो, वो इस व्यवस्था के साथ चलते हैं। और पाश्चात्य जो है वो क्या है, पहले देश है, फिर राज्य है, फिर गांव है। ठीक है, तो ये जस्ट उसका उल्टा चलते थे और उसी के जो है समर्थन में अपनी विचारधारा को प्रभावित करते थे। अधिकारों का विचार क्या है गांधी जी का, देखते हैं। गांधी जी एक बड़े व्यक्तिवादी विचारक थे, परंतु उनका व्यक्तिवाद नैतिक था। उनके अनुसार यदि प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन करे तो व्यक्तियों के बीच में अधिकारों के लिए संघर्ष नहीं होगा। सामान्य सी बात है। स्वराज या स्वतंत्रता पर इनके क्या विचार है, देखते हैं। गांधी जी का मूल उद्देश्य स्वराज की प्राप्ति करना। स्वराज मतलब स्वतंत्रता यहाँ पर है। स्वराज शब्द मूलतः उपनिषद से लिया गया है, जिसका आशय स्वयं पर शासन या स्वशासन। कहां से लिया गया, उपनिषद से लिया गया स्वराज शब्द। ठीक है, अर्थ क्या है, स्वयं पर शासन या स्वशासन, सेल्फ रूल। स्वराज के नैतिक, आध्यात्मिक एवं राजनीतिक दोनों अर्थ माने जा सकते हैं। नैतिक एवं आध्यात्मिक रूप से स्वराज का अर्थ है स्वशासन या आत्मनियंत्रण, जबकि राजनीतिक रूप से स्वराज का अर्थ है लोगों द्वारा अपना स्वयं पर शासन करना, जैसा पंचायती राज व्यवस्था में आप देखते हैं। स्वराज शब्द का व्यवस्थित प्रयोग सर्वप्रथम जो है तिलक ने किया था। ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन कई बार आता है कि स्वराज शब्द का व्यवस्थित प्रयोग सबसे पहले किसने किया, तो तिलक ने, बाल गंगाधर तिलक। तिलक के अनुसार स्वराज का निम्न अर्थ है। स्वराज का अर्थ है एक ही धर्म या प्रजाति के लोगों पर समान धर्म या प्रजाति के लोगों का शासन। ध्यान दीजिएगा, जो तिलक का अर्थ है स्वराज का क्या है, एक ही धर्म या प्रजाति के लोगों पर समान धर्म या प्रजाति के लोगों का शासन। यहाँ का संदर्भ क्या है, धर्म से। तो यहाँ पर धर्म या प्रजाति का मतलब है कि भारत के लोगों के द्वारा शासन, इस वाली संकल्पना पर तिलक चलते थे। इसीलिए कहा गया कि तिलक ने सर्वप्रथम स्वराज को जो है सही प्रकार से प्रयोग किया। स्वराज का अभिप्राय उत्तरदायी एवं सहमति पर आधारित शासन है। इस पर उत्तरदायी सहमति। स्वराज का अर्थ है लोगों की राजनीतिक प्रक्रिया में सहभागिता है। तिलक ने स्वराज का प्रयोग डोमिनियन स्टेटस के रूप में किया था। इसका शब्द आप लोगों ने सुना होगा, कई बार चर्चा में आया होगा जब हिस्ट्री पढ़ते हो तो। इसलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस राष्ट्रीय आंदोलन में स्वराज एवं पूर्ण स्वराज में अंतर किया जाता है। पूर्ण स्वराज की मांग वर्ष 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में रखी गई थी और स्वराज की मांग बहुत पहले से ही उठती रही। गांधी जी का एक ट्रस्टीशिप सिद्धांत है जो कि इनका आर्थिक पक्ष इनको दिखाता है कि इनका आर्थिक पक्ष पे क्या दृष्टिकोण था। तो ट्रस्टीशिप सिद्धांत के बारे में देख लेते हैं। ट्रस्टीशिप सिद्धांत के अनुसार शक्तिशाली व्यक्ति अपनी संपत्ति का मालिक नहीं बल्कि ट्रस्टी है। इसको बताने से पहले एक बार बता दूं, कल 11 AM पर 11 AM पे सुबह 300 MCQ लेकर आ रहे हैं इसी चैनल पर, जिसपे हम लोग बात करेंगे हिस्ट्री के, कंप्लीट हिस्ट्री के MCQ। इसी चैनल पर होगा आपका वो 11 AM पे सुबह 300 सवाल महत्वपूर्ण
प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक तीनों के कंबाइंड 300 एमसीक्यू मैराथन सेशन। देखिए, ट्रस्टीशिप सिद्धांत के अनुसार गांधी जी कहते थे कि जो शक्तिशाली या संपत्ति से संपन्न व्यक्ति होता है वो अपनी संपत्ति का मालिक नहीं होता है। जैसे आपके पास आपकी जो भी संपत्ति है, इसका मतलब नहीं कि उसके मालिक हो गया। उन्होंने कहा कि आप उसके ट्रस्टी हो, मतलब उसकी रक्षा कर रहे हो, उसकी देखभाल करने वाले व्यक्ति हो। क्यों? क्योंकि संपत्ति अपने साथ आप लेकर जाने वाले हो नहीं ऊपर। तो उन्होंने उसने कहा कि आप संपत्ति के मालिक नहीं बल्कि उसके ट्रस्टी हो। गांधी जी अरस्तु के सिद्धांत के समर्थक थे कि संपत्ति व्यक्तिगत होनी चाहिए तथा उपभोग सार्वजनिक होना चाहिए। समझे? गांधी अरस्तु का विचार है ये, इससे प्रभावित थे कि संपत्ति क्या होती है, क्या होनी चाहिए, व्यक्तिगत होनी चाहिए, आपकी पर्सनल होनी चाहिए। संपत्ति आप बनाए हो, ठीक है, लेकिन उसका उपभोग कैसा होना चाहिए, सार्वजनिक, मतलब सभी लोग मिलकर उसका प्रयोग करें। इस विचार पर गांधी जी और अरस्तु के विचार काफी मैच होते हैं। गांधी जी ने भारत में पूंजीपतियों को अपनी संपत्ति को व्यक्तिगत नहीं बल्कि संपूर्ण समाज की धरोहर समझने को कहा। इस हेतु पूंजीपतियों में हृदय परिवर्तन की मांग की। जैसे आप देखते हैं वर्तमान में क्या समस्या है, 80-20 की है, मतलब 80% संसाधन टॉप मोस्ट इंडिया के 20% परिवारों के पास है, ये स्थिति है, और आप 80% में हो, 20 में नहीं हो। ठीक है, इसी चीज को परिवर्तन करना चाहते थे गांधी जी। ठीक है, आप रखो, संपत्ति के मालिक रहो, लेकिन उसमें क्या करो, सबको, समाज को सम्मिलित करो, जो हो नहीं पाया। इसलिए हृदय परिवर्तन की बात की। तो कुछ लोगों का हृदय परिवर्तन हो जाता है तो दान वान कर देते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार ईश्वर संपत्ति का मालिक है। ईश्वर संपत्ति का मालिक है, व्यक्ति नहीं। व्यक्ति संपत्ति का ट्रस्टी है, मतलब सिर्फ देखभाल करता है। गांधी जी का प्रसिद्ध कथन है कि प्रकृति के द्वारा सभी की आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त सामग्री उपलब्ध है, लेकिन किसी भी एक व्यक्ति के लालच के लिए प्रकृति में संपदा का अभाव है। मतलब आपकी जरूरत को तो पूरा करने के लिए तो प्रकृति में सब कुछ है, लेकिन आपके लालच को पूरा करने के लिए प्रकृति के पास संभावना या संपदा नहीं है। इसका प्रयोग पर्यावरण संबंधित कोई निबंध हो, आपदा संबंधित कोई निबंध लिख सकते हैं कि आपने क्या किया, हमारे पास जिंदा रहने के लिए प्रकृति ने सब कुछ दिया, लेकिन हमने अति दोहन किया पर्यावरण का, और विभिन्न प्रकार की आपदाएं हमें देखने को अब मिलती हैं, चाहे वैश्विक मतलब ग्लोबल वार्मिंग से हो, चाहे कुछ भी आप देखिए, तो क्या है, हमने प्रकृति का दोहन किया। और हम चाहते तो सामान्य रूप से रह सकते थे, नहीं, लेकिन सबको क्या करना है, विकसित देश बनना है। इसलिए गांधीवादी विचारधारा में दान पर अत्यधिक महत्व दिया गया है। उसमें दान के कई रूप बताए गए हैं, श्रम दान, संपत्ति दान, भूमि दान और ग्राम दान। गांधी जी ने कुटीर उद्योग एवं लघु उद्योगों का समर्थन किया। इन्होंने हैवी उद्योगों का महत्व नहीं दिया, ध्यान दीजिएगा, जो बड़ी बड़ी उद्योग है उनकी स्थापना पर बल नहीं दिया है। पूछता है गांधी जी ने किस प्रकार के उद्योगों पर बल दिया, ध्यान दीजिएगा, मुख्य बल इनका कुटीर उद्योग पर था और कुछ हद तक लघु उद्योगों पर। गांधीवादी विचारधारा भारत जैसे श्रम प्रधान देश के लिए अत्यधिक व्यवहारिक है। भारत जैसे देश में जहां पर 80% लोग गरीब हों, वहां के लिए गांधीवादी विचारधारा बहुत महत्वपूर्ण और बहुत मायने भी रखती है। इसलिए भारी मशीनों के विरोधी थे, लेकिन मशीन मात्र के विरोधी नहीं थे। वो भारी मशीनों के विरोधी, मतलब कि मशीनें आएंगी तो क्या होगा, जो श्रम है भारत में, श्रमिक हैं, उनका क्या होगा, शोषण होने लगेगा ना भाई। अगर मशीनें सारा काम, अब क्या हो रहा है, देखिए सारे काम कंप्यूटर कर रहे हैं, मशीनें से हो जा रहा है, ऑटोमेटिक मशीनें आ चुकी हैं, तो क्या हो रहा है, लेबर जो है मनरेगा में काम करने लगे। ये दिक्कत थी, इसी वजह से गांधी जी विरोध करते थे, क्योंकि चरखा भी एक मशीन है। इसीलिए गांधी जी कहते हैं ना कि मशीन का विरोध नहीं करते थे, मशीन मात्र का, वो मशीनों का, भारी मशीनों का विरोध करते थे। गांधी के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को श्रम करना चाहिए। एक गांधी जी का सामाजिक पक्ष सर्वोदय है, तो ये तो बहुत अब पहले सोशल वर्क वालों में महत्वपूर्ण हुआ करता था, तो अब यहां से कोई क्वेश्चन नहीं आता। ये देख लीजिए, महत्वपूर्ण, संविधान सभा में S.N. अग्रवाल जो थे वो प्रसिद्ध गांधीवादी थे। इसमें देख लीजिए मोटा मोटा, सर्वोदय का अर्थ होता है सबका उत्थान। गांधी जी के अनुसार सर्वोदय उस विचारधारा की ओर संकेत करता है जो सत्य और अहिंसा पर आधारित होती है। गांधी जी का सर्वोदय का विचार समाजवाद का विकल्प माना जाता है। जो समाजवादी विचारधारा उसका विकल्प माना जाता है सर्वोदय। समाजवाद क्या है, इसमें सभी के लिए सब कुछ उपलब्ध हो। सर्वोदय जिसमें सभी लोगों का उदय हो, बात वो है, लेकिन सर्वोदय ज्यादा प्रैक्टिकल अप्रोचेबल देखा गया है। गांधी जी के अलावा अन्य सर्वोदय विचारक कौन कौन थे, JP नारायण, जयप्रकाश नारायण, दादा धर्माधिकारी, धीरेन्द्र मजूमदार और बाकी बहुत सारे लोग। ठीक है, सर्वोदय जॉन रस्किन की रचना, देखिए ये फिर से आ चुका है, सर्वोदय जॉन रस्किन की रचना, अनटू दिस लास्ट एक गुजराती अनुवाद है। जॉन रस्किन के जो विचार थे, व्यक्ति की भलाई समाज की भलाई में निहित है,
वकील और नाई के श्रम के मूल्य जो है बराबर है। मजदूर एवं कारीगर के जीवन ही वास्तविक जीवन है। ये किसके विचार है? जॉन रस्किन के। और इसी से पूरी तरीके से प्रभावित है गांधी जी, और उसी से उनकी कल्पना निकलती है, संकल्पना सर्वोदय। गांधी जी के आदर्श समाज सर्वोदयी समाज था, जिसे उन्होंने सामुदायिक या ओशियानिक सर्कल, सामुद्रिक वृत्त संज्ञा दी। तो छोड़ दीजिए, सर्वोदय बहुत ज्यादा तो नहीं आता। कुछ नई तालीम के बारे में इनके विचार हैं गांधी जी के, उनको देख लेते हैं फटाफट। नई तालीम के द्वारा गांधी जी ने पश्चिमी शिक्षा को प्रभावी विकल्प प्रस्तुत किया। शिक्षा मातृभाषा में दी जानी चाहिए। शिक्षा में चरित्र विकास व सादगी तथा शारीरिक शिक्षा पर बल दिया जाना चाहिए। इसलिए ध्यान रखिए, नई शिक्षा नीति में इन चीजों को शामिल किया गया है। आपकी शिक्षा में कुटीर उद्योग एवं हस्तकला का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। आपकी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति नई आई है, उसमें भी आपने देखा होगा प्रशिक्षण पर बल दिया गया है। शिक्षा गांव में ही प्रदान की जाएगी। शिक्षा के लिए धन आम लोगों से एकत्रित किया जाएगा। गांव में यानी कि मातृभाषा में प्रदान की जाएगी। इसका भी क्या है, लगभग लगभग आपके नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में उल्लेख है। अगर आ जाए क्वेश्चन घुमा फिरा के मेंस में कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति या नई शिक्षा नीति में गांधी जी के विचारों की झलक देखने को मिलती है, मूल्यांकन कीजिए, प्रभाव डालिए, व्याख्या कीजिए, तब फिर समझ में आएगा। शिक्षा गांव में ही प्रदान की जाएगी। शिक्षा के लिए धन बता दिया मैंने। नई तालीम में प्राथमिक शिक्षा के साथ प्रौढ़ शिक्षा पर भी बल दिया जाना चाहिए। कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य इसको फटाफट देख लेते हैं हम लोग गांधी से रिलेटेड। ये पूरी तरीके से प्रैक्टिकल फैक्ट है, फैक्चुअल इन प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। के.जी. मसरूआवाला ने अपनी रचना गांधी एवं मार्क्स में कही कि गांधीवादी से हिंसा जोड़ने से यह मार्क्सवादी नहीं होगा। क्या पूछी जाती किसकी है? गांधी एवं मार्क्स, के.जी. मसरूआवाला। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में ग्रीन पंपलेट और इंडियन ओपिनियन नामक विचार पत्र प्रकाशित की। ध्यान दीजिए, ग्रीन पैम्पलेट, इंडियन ओपिनियन तो आप लोगों ने सबने सुना होगा, लेकिन ध्यान दीजिए ग्रीन पैम्पलेट भी गांधी जी की ही एक पत्रिका है, पत्र है, और ये भी अफ्रीका में उन्होंने प्रकाशित किया था। इंडियन ओपिनियन को साप्ताहिक पत्रिका के रूप में प्रकाशित करते थे। गांधी जी के राजनीतिक विचार हिंद स्वराज में पाए जाते हैं। क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि राजनीतिक विचार गांधी जी देखने कहाँ मिलते हैं, तो हिंद स्वराज में। हिंद स्वराज का प्रकाशन 1938 में हुआ था। सॉरी गलत छप गया, 1908 है ये। गांधी जी की आत्मकथा द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ 1929 में जो गुजराती भाषा में लिखी गई थी, जिसका अंग्रेजी अनुवाद इसने किया था, महादेव देसाई ने किया था। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन ये भी आ चुका है कि गांधी जी के आत्मकथा का अनुवाद अंग्रेजी में किसने किया? महादेव देसाई। गांधी जी ने भारत में हरिजन और यंग इंडिया पत्रों का संपादन किया। गांधी जी के ऊपर लुई फिशर ने प्रसिद्ध रचना द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी 1950 में लिखी। कई बार आ चुका है कि ये रचना जो है द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी किसने लिखी? लुई फिशर पत्रकार थे। दिनकर जोशी, महात्मा वर्सेस गांधी पुस्तक है, महात्मा वर्सेस गांधी किसकी? दिनकर जोशी की। रामचंद्र गुहा, इंडिया आफ्टर गांधी द हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी किसकी पुस्तक है? रामचंद्र गुहा, कई बार आ चुकी है। 22 दिसंबर 1901 को गांधी जी कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में शामिल हुए थे। देखिए सवाल आता है तो लोग टेंशन में आ जाते हैं, क्यों? पूछते हैं गांधी जी सर्वप्रथम भारत किस कांग्रेस अधिवेशन में पार्टिसिपेट किए, तो बहुत कम ही लोग सही उत्तर दे पाते हैं। कारण क्या है? सब लोग जानते हैं गांधी जी कब आए इंडिया, 1915, उसके आसपास का ही ईयर पे टिक लगा देते हैं। ध्यान दीजिए, सबसे पहले गांधी जी कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन में 1901 में पार्टिसिपेट कर चुके थे। ठीक है, आए थे स्पेशली। G.A. धवन, पॉलिटिकल फिलोसफी ऑफ महात्मा गांधी, इनकी पुस्तक है ये। J.B. कृपलानी, द गांधीयन वे, कृपलानी जी की पुस्तक का नाम। J.B. कृपलानी की पुस्तक आई फॉलो महात्मा गांधी, ये भी J.B. कृपलानी की है। गांधी जी ने अपने जीवन काल में केवल एक बार वर्ष 1929 में बेलगांव अधिवेशन में कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। ठीक, बहुत बहुत महत्वपूर्ण पत्र है, आप लोग देखिएगा। आप लोग लाइक जरूर कीजिएगा। बहुत अच्छा सेशन मैंने लाने का प्रयास किया था, ताकि आप लोग का प्रारंभिक तथा मुख्य परीक्षा, निबंध और इंटरव्यू कहीं भी सेशन से सवाल आया तो आप लोग गलत न करें, क्योंकि इतना कुछ अगर गांधी जी के बारे में अगर आप जान जाते हो तो आप लोग कुछ भी आए लिखने के लिए गांधी जी में 100 शब्द 200 शब्द लिख ले जाओगे बहुत बढ़िया तरीके से। और मानिए आप पूरी बात मेरी, पेपर 4 में आपको गांधी जी पे हर साल सवाल आते हैं। मेरा अकेडमी पे कोड है PS10, शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर चैनल सब्सक्राइब न किया, सब्सक्राइब जरूर करना आप लोग। मेरी क्लास आज रात इसी चैनल पे पत्र लेखन की आएगी, जो कि आपकी मुख्य परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पत्र लेखन रात 9 PM पर। इसके अलावा अपने समय पे जो क्लासेस हमारी आती है 7:30 PM पर,
जीके की 30 सवाल 30 मिनट में, और 8:15 पर करंट अफेयर की। वो दोनों अपने समय पर क्लासेस आएंगी, उनको आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, और 9 बजे पत्र लेखन वाली क्लास करेंगे। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अनअकैडमी में किसी कोर्स में एडमिशन लेने के मेरा कोड PH10 आप लोग जरूर प्रयोग कीजिएगा। नमस्कार।